चलें। तो हमारा क्लास के टॉपिक में कहाँ तक हो गया था? हमने संविधान की क्या पढ़ ली थी? विशेषताएं। विशेषताओं में एक चीज हमने पढ़ी थी जिसमें था क्या? सहकारी समितियां। क्या पढ़ा था? सहकारी समितियां। सहकारी समिति में हमेशा एक पॉइंट याद रखना, कई बार एग्जाम में आया है कि ये जो सहकारी समितियां हैं, ठीक है, ये संविधान में कौन से संशोधन करके बनाई गई है? ठीक है, सहकारी समितियां जो हैं ये संविधान में कौन सा संशोधन किया है? तो हमें इस चीज को ध्यान रखना। संविधान में अभी तक कितने संशोधन हुए? 105। तो ये जो सहकारी समिति है ना बेटा, इसको 97वां संविधान संशोधन करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। क्या बनाया गया है? संवैधानिक दर्जा दिया है। क्योंकि कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं? नहीं होती हैं। उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो सहकारी समितियों को क्या दिया जाता है? 2011 में। कब दिया गया? ये पॉइंट याद रखना। ठीक है। फिर हमारा जो अब अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। कब हुआ था हमारा देश आज़ाद? 1947 में। तो सबसे पहले हमारे देश जब आज़ाद हुआ था तो क्या समस्याएं आई थी? सबसे पहली हमारी समस्याएं क्या? कुछ समस्याएं आई होंगी ना जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो देखो, सबसे बड़ी समस्याएं आई थी रियासतों को एक करना। क्या समस्याएं थी? कई सारी रियासतें थी। हमने देखा कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले क्या थे? गृह मंत्री थे। उन्होंने क्या किया? कई सारी रियासतों को क्या किया? एक किया। अब उसमें हमारी टोटल कितनी रियासतें थी? कैसी रियासतें थी? तो इसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जब ब्रिटिश राज चल रहा था, ठीक है, तो ब्रिटिश राज चल रहा था जब उस समय ब्रिटिश प्रांत जो थे वो टोटल कितने थे? 9। मतलब ब्रिटिश प्रांत मतलब ब्रिटिश स्टेट, जहां पर ब्रिटिशर्स का क्या था? कब्जा। कितने थे? 9। और रियासतें कितनी थी? रियासतों की मैं बात करूं तो रियासतें थी बेटा 600। कितनी रियासतें थी? 600। अब हुआ क्या? अब इसमें हुआ ये कि देश आज़ाद हो गया। आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद हमारे देश के लोगों ने, सब लोगों रियासतों से ये कहा कि तुम या तो क्या करो, पाकिस्तान चले जाओ, ठीक, या सपोर्ट कर दो कहाँ पे? पाकिस्तान में। या तुम क्या कर दो? भारत में ही रहो। या फिर एक काम आप और कर सकते हो, आप इंडिविजुअल भी रह सकते हो, मतलब ना भारत में ना पाकिस्तान में। तो अब ये जो 600 रियासतें थी, इसमें से क्या हुआ? 562 रियासतों ने तो सपोर्ट कर दिया। किसके लिए? इंडिया के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको मना लिया कि हम सपोर्ट किसको करेंगे भाई? इंडिया को। 35 रियासतें थी जो कहाँ चली गई? बची कितनी? 3 रियासतें। कितनी रियासतें? 3। ये भी भारत में शामिल तो हुई, लेकिन इनके लिए क्या है? बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, बड़ी दिक्कतों से शामिल हुई। जैसे तीनों रियासतों को देखें तो पहली रियासत क्या थी? कश्मीर। ठीक है। दूसरी रियासत थी जूनागढ़। ये हम देखेंगे कि ये रियासतें कैसे शामिल की गई। दूसरी कौन सी थी? जूनागढ़। और तीसरी रियासत थी कौन सी? हैदराबाद। अब इन रियासतों को कैसे भारत में शामिल किया गया? सबसे पहली रियासत देखते हैं हम, कश्मीर। कश्मीर के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। अब हरि सिंह ने कश्मीर को क्या किया था? एक एक तरीके से, ठीक से बैठ जाओ बेटा, है ना, अपन पिक्चर नहीं देख रहे हैं, है ना, कोई बेली डांस नहीं करूंगा मैं अभी यहाँ पे, है ना। तो क्या बोल रहा था मैं? कश्मीर। कश्मीर में ठीक से बैठ जाओ, अभी भी ठीक से नहीं बैठे हैं अपन, है ना, अपन स्टूडेंट है ना। कश्मीर को कैसे किया था उन्होंने? कश्मीर के राजा कौन हुआ करते थे? हरि सिंह। हरि सिंह हुआ करते थे। अब हरि सिंह ने पहले तो क्या बोल दिया कि मैं क्या रहूंगा? इंडिविजुअल रहूंगा। इंडिविजुअल रहूंगा मतलब मुझे ना पाकिस्तान जाना है ना का क्या करना है, इंडिया में रहना है। लेकिन पाकिस्तान ने फिर अचानक क्या हुआ? कश्मीर पे हमला कर दिया। आज पाकिस्तान के पास कश्मीर का एक हिस्सा है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। लगभग कश्मीर का कितने प्रतिशत हिस्सा? 30 से 40% हिस्सा। तो अब ये हमला जब किया उन्होंने, तो हरि सिंह दौड़े दौड़े किसके पास गए? जवाहरलाल नेहरू के पास। और उन्होंने एक विलय पत्र पे साइन कर दिया। क्या कहा कि भैया मैं अब किसका हिस्सा बनूंगा? इंडिया का। तो कश्मीर को कैसे भारत में लाए गए? विलय पत्र के माध्यम से। किस माध्यम से? विलय पत्र। अब दूसरी बात आती है जूनागढ़ की। जूनागढ़ को कैसे भारत में मिलाया? जूनागढ़ को मिलाया था रिफरेंडम, या हम उसको क्या बोल सकते हैं? जनमत संग्रह से। आप सब लोगों से पूछ लिया क्या कि भाई आपको कहाँ जाना है, तो आप लोग मान लो जूनागढ़ के हो, तो आप लोगों ने क्या बोला? हमें कहाँ जाना है? भारत में। तो इसको किस तरीके से कर लिया था? जनमत संग्रह से। अब आता है कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम ने बड़ी दिक्कतें क्रिएट करी। हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने साफ कहा कि नहीं, किसी भी कंडीशन में मैं इंडिपेंडेंट ही रहूँगा।
तो लेकिन सरदार पटेल क्या चाहते थे, सरदार पटेल चाहते थे कि नहीं ये तो भारत का हिस्सा बनना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सैनिक कार्रवाई कर दी हैदराबाद। क्या करा, सैनिक कार्रवाई, अपने सैनिकों को भेज दिया कहाँ पर, हैदराबाद। और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। क्योंकि देखिए जो भी आर्मी ऑपरेशंस करती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका कोई ना कोई कोडवर्ड होता है या नाम होता है। तो इसका ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो। और हैदराबाद को कैसे मिलाया, सैनिक कार्रवाई करके। कौन सी कार्रवाई करके, सैनिक कार्रवाई। हमें तो ध्यान होना चाहिए कि कश्मीर किस तरीके से मिला, विलय पत्र के माध्यम से, जूनागढ़ जनमत संग्रह से, और हैदराबाद कैसे मिला। अब टोटल हमने क्या कर ली, 600 रियासतों को क्या कर लिया, एक कर लिया। अब हम आज़ाद हुए, मतलब एटलीस्ट जैसे एक क्वेश्चन एमपीजी के में कई बार आता है कि भोपाल रियासत को कब मिलाया गया। तो भोपाल रियासत को मिलाया गया था 1949 में। भोपाल के क्या थे, नवाब थे। भोपाल भी क्या हुआ करती थी बेटा, पहले रियासत हुआ करती थी। अब हमने क्या किया, 600 रियासतों को क्या कर लिया, मिला लिया। अब इसके बाद जब हमारा देश का संविधान लागू हो गया, तो संविधान लागू होने के बाद देश जो पहले 9 प्रांत और 600 किस में बटा था, रियासतों में, अब देश को 4 स्टेट में बांट दिया, जिसका नाम क्या रखा, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और स्टेट। अभी राज्य नहीं बने, अभी भारत को कितने भागों में बांट दिया, 4, ए बी सी और डी। अब विचार आया, या उसके पहले से ही विचार चल रहा था कि भारत को कैसे राज्यों में बांटे, है ना, कैसे भाई। आज तुम देखते हो ना, महाराष्ट्र देखते हो, मराठी लैंग्वेज के हिसाब से है, गुजरात गुजराती लैंग्वेज, तमिल उनकी लैंग्वेज। हमारे हिंदी भाषी राज्य कितने हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये कौन से राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य हैं। तो अब इसमें ये आया कि हम कैसे राज्यों का निर्माण करें। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है भाई, कोई कमीशन बनाया होगा, कोई कमेटी बनी होगी। तो एक कमेटी बनी थी 1948 में। कौन सी कमेटी थी, उसका नाम क्या था, धर आयोग। देखो हमने पहले भी देखा ना, कोई भी कमीशन या कोई भी आयोग यदि बनता है, तो वो हमेशा किसके नाम पर रहता है, मोस्टली उसके अध्यक्ष के नाम पे रहता है ना। जैसे कोई शर्मा आयोग बना, तो ये मान के चलें कि उसमें क्या होगा, कोई शर्मा उसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। कोई दुबे आयोग बना तो कौन होगा, उसका दुबे कोई अध्यक्ष होगा। तो इसके अध्यक्ष थे जिनका पूरा नाम क्या था, एस के धर, एस के धर इनका पूरा एक्चुअल नाम था। अब ये क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। इसमें और भी मेंबर थे, ऐसा नहीं है। इनको काम दिया, इनको ये काम दिया कि आप क्या करेंगे, आप हमें बताएं कि हम राज्यों का निर्माण कैसे करें, है ना। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि राज्यों का जो निर्माण है वो प्रशासनिक कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए। अभी हमारे राज्य किस आधार पर बटे हैं, भाषा के आधार पर, भाई पंजाबी पंजाब लैंग्वेज के हिसाब से भाषा। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि भैया हम तो क्या करेंगे, प्रशासनिक कार्य कुशलता के आधार पर। ये रिपोर्ट क्या हुई, मान्य नहीं हुई। फिर जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि यार अब ये काम हम कौन करते हैं, हम करते हैं, ये काम हम स्वयं करते हैं। तो उन्होंने फिर एक अगली कमेटी बनाई जिसका नाम था जेवीपी। ये बनी थी 1949 में। अब जेवीपी मतलब इसमें 3 लोग थे। पहला नाम जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से एक नाम था पट्टाभी सीतारमैया। इन 3 लोगों ने भी क्या किया, एक रिपोर्ट बनाई। ये भी उसी निष्कर्ष पे पहुंचे जिस निष्कर्ष पे कौन पहुंचे थे, धार आयोग वाले। क्या निष्कर्ष था वो, कि भाई प्रशासनिक कार्य कुशलता के आधार पर क्या करें, हम राज्यों का, या राज्यों का निर्माण करें। तो ये चीज भी क्या हुई, लागू नहीं हो पाई। फिर एक कमेटी बनती है तीसरी, जिसका नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था जिसका, फजल अली आयोग। इसके अध्यक्ष मतलब कौन होंगे, फजल अली। इसमें 3 मेंबर थे बेटा। ये बना कब, 1953 में। फजल अली आयोग कब बनता है, इसमें कितने मेंबर थे, 3, है ना। फजल अली, के एम पणिक्कर और मुंशी, 3 लोग थे। 3 लोगों ने मिलकर क्या किया, इस आयोग को बनाया। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होना चाहिए। किस आधार पर, भाषा। तो भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था उसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्या नाम था उसका, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला कौन सा राज्य था, पहला राज्य। अब क्या हुआ भैया, भाषाओं के निर्माण से राज्य भी बनने लग गए। फिर एक अधिनियम बनाने की जरूरत पड़ी कि भाई अब फजल अली ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी। अब फजल अली ने रिपोर्ट दी तो हमको उसको संविधान में लाना पड़ेगा ना। भाई मैंने आपको कोई रिपोर्ट बनाने को दे दी, आपने मेरे को रिपोर्ट दे दी। अब वो रिपोर्ट ही सब कुछ थोड़ी है, उस रिपोर्ट को मेरे को संविधान में जोड़ना पड़ेगा ना। तो उसके लिए फिर क्या होता है बेटा, भारत एक नियम बनता है। कौन सा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या बनता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। हाँ, ये इसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये कब बना था, ये बना था बेटा 1956 में। कब बना,
हमारा मध्य प्रदेश तुम देखते हो ना, इतना तो तुमको पता होगा कि 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश क्या हो गया था, स्थापना हुई थी। तो ये इसी एक्ट के तहत हुई थी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और जब हमारा मध्य प्रदेश बना था तो उसके साथ 13 अन्य स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। बात को समझ रहे हो, कितने स्टेट और बने थे, मतलब टोटल 14 बने थे। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कितने थे, 13, और 6 कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके लिए संविधान में कोई ना कोई संशोधन करना पड़ा होगा, तभी तो भाई इसको नियम बनाया ना। तो 105 अभी तक हुए हैं, तो इसके लिए संविधान का जो संशोधन था वो कौन सा था, 7वां। मतलब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि मध्य प्रदेश का निर्माण संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया, किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, तो वो कौन सा था, 7वें संशोधन द्वारा। ठीक है। अब मेरे को एक चीज ये बताओ कि कोई भी जो स्टेट होता है, ठीक है, वो पूर्ण स्टेट क्यों बनता है, मतलब कैसे बन, जैसे मध्य प्रदेश क्या है, पूर्ण स्टेट है। महाराष्ट्र क्या है, पूर्ण स्टेट है। लेकिन दादर एवं नगर हवेली यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी क्यों बनती है, देखिए कम से कम क्या होता है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में टोटल सीटें कितनी है, 230। संविधान में बोला गया है कि कम से कम कोई राज्य को राज्य बनने के लिए कम से कम सीटें होनी चाहिए 67। कितनी होनी चाहिए, और मैक्सिमम होनी चाहिए कितनी, 500। तो यूपी में कितनी है, 404 है शायद, 434 नहीं, सॉरी, 404 सीटें हैं यूपी में। तो अधिकतम सीट कितनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, नहीं तो राज्य क्या होगा, दो भागों में टूट जाएगा। और कम से कम कितनी, 67। तो ऐसी जगह जो 67 सीटें ही नहीं कर पा रही हैं, छोटा सा टापू है, छोटी सी जगह है, अब हर गली में तो विधायक नहीं बना सकते ना, तो उस जगह पे क्या है, उसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर देते हैं। हमारे यहाँ कितनी, 230 है। हमारे यहाँ सरकार बनने के लिए कितने विधायक चाहिए कम से कम, है किसी को सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए, 120 विधायकों का क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ठीक है। अब ये सब चीजें संविधान में कहीं ना कहीं डाली तो गई होंगी। भाई नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, कभी कभी क्या होता है कि राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन होता है, कर सकते हैं ना सीमाओं में। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक नया राज्य बना था, पता होगा, तेलंगाना बना ना, तेलंगाना। उसके बाद हम सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे मान लो कि हमारा ये वाला एरिया जो है, खंडवा वाला, ये लगभग महाराष्ट्रियन टच में आ जाता है, आ जाता है। तो कभी ऐसी स्थिति बनी कि यार महाराष्ट्र वाला ये जो इधर का एरिया है, खिड़किया से आगे का ये एरिया हम महाराष्ट्र को दे दें, तो हम दे सकते हैं। तो वो भी संविधान में कहीं ना कहीं क्या किया है, किसी चीज़ में उसको क्या किया गया है, डाला गया है। तो अब हम संविधान का जो है वो पहला आर्टिकल, क्योंकि देखो हमने ये देखा है कि संविधान किन 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 चीज़ों में बटा हुआ है, आर्टिकल्स, सेक्शन और शेड्यूल, मतलब अनुच्छेद, भाग और अनुसूची, इसमें हमारा संविधान क्या है, टोटली बटा हुआ है। अब इसमें जो है वो फर्स्ट नंबर का जो आर्टिकल है वो क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर फर्स्ट जो है, पहला आर्टिकल, इसके सामने लिखा हुआ है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य किसी भी कीमत पर भारत का अंग बना रहेगा। मतलब कोई भी राज्य ऐसा नहीं बोल सकता, उत्तर प्रदेश हमारा कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोल सकते कि आप क्या है, कि हमें भारत से क्या कर दो, अलग कर दो। तो यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल नंबर फर्स्ट में। अब आर्टिकल नंबर 2 में क्या है, आर्टिकल नंबर 2 में ये दिया गया है कि भारत जो है उसमें हम यदि किसी नए स्टेट का क्या कर सकते हैं, निर्माण, मतलब हमें कोई नया स्टेट बनाना है, जैसे भाई मध्य प्रदेश से काट के छत्तीसगढ़ बना ना, पहले छत्तीसगढ़ तो क्या था, मध्य प्रदेश का ही था। तो हमें एक पूरा काट के नया राज्य ही बनाना है, तो वो सब बातें किसमें लिखी गई हैं, आर्टिकल नंबर 2 में। यदि हमको किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, हमें कोई नया राज्य नहीं बनाना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नया राज्य नहीं बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं। तो वो सब बातें किसमें लिखी गई हैं, आर्टिकल 3 में। किसमें लिखी हैं, आर्टिकल नंबर 3। अब इसमें ये 3 हो गए, आर्टिकल नंबर फर्स्ट मतलब यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल नंबर 2 मतलब राज्यों का निर्माण, 3 में क्या दिया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। अब हमने एक चीज़ इसमें देखी थी कि हमारा जो संविधान है, संविधान की विशेषताओं में हमारा संविधान कैसा है, फ्लेक्सिबल है और रिगिड है, मतलब कठोर है और क्या है, सबसे कठोर संविधान किस देश का है, अमेरिका का। तो हमारा जो संविधान है वो कठोर और लचीला है, मतलब उसमें संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो किसी किसी जगह पर क्या होती है, कठोर, और किसी किसी जगह पर क्या होती है, ईजिली।
तो यदि हम कोई नया राज्य बनाते हैं तो वो बहुत मतलब कोई कठोर प्रक्रिया नहीं है, इजी प्रक्रिया है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी कोई प्रस्ताव पेश होता है नया राज्य बनाने के लिए, कहाँ प्रस्तुत होगा? संसद में। कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। तो बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के वो परमिशन नहीं मिलेगी। मतलब जैसे आप लोग, संसद लगी है, आपको कोई नया राज्य बनाने का प्रस्ताव पेश करना है तो उसके लिए पहले आपको राष्ट्रपति से क्या करनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये हमारे आर्टिकल 1, 2 और 3 हो गए। अब दूसरी बात आती है कि आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 में क्या है, क्या दिया गया? हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो क्या है? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। हमारे संविधान में नागरिकता, आप किस देश के नागरिक हो? भारत के नागरिक हो। अब भारत के नागरिक आप हो तो आप, हमारे देश में कैसी नागरिकता है? सिंगल। नागरिकता दो तरीके की होती है, सिंगल और डुअल। हमारे यहाँ कैसी है? सिंगल। डुअल कहाँ पर है? अमेरिका। तो ये भी हमारे संविधान में कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है कि नागरिकता कैसी। तो एक टॉपिक हमारा इसमें क्या है? वो है नागरिकता। क्या नाम है इसका? अब देखो, नागरिकता को संविधान में कहीं ना कहीं तो डाला गया होगा, कहीं ना कहीं तो क्या किया गया होगा? डाला गया है। तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में डाला है इसको? आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11। अब 5 में कुछ चीज़ दी होगी, 6 में कुछ लिखा होगा, 7 में कुछ लिखा होगा, 8 में कुछ, 9 में कुछ, 10 में कुछ और 11 में कुछ। ये संविधान के किसी भाग में भी होंगे। भाई मैं अगर नागरिकता की बात करूं तो नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग 2, सेक्शन 2। और आर्टिकल कहाँ से शुरू है? 5 से 11। अब 5 से 11 में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं बेटा? देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? कब हुआ था लागू? हाँ, ये तो पता होगा ना तुमको, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। लेकिन हमारा संविधान बन के तैयार कब हो गया? 26 नवंबर। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर 1949 को। अब इस दिन से ही हमारे देश में नागरिकता लागू हो गई थी। पूरा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता पूरे देश में लागू हो गई थी। अब नागरिकता के क्या प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। एक प्रकार क्या हुआ? एकल। और एक प्रकार क्या होता है? अब इसका मतलब क्या समझते हो तुम एकल और दोहरी से? सिंगल और डबल से? हमारे भारत में एकल नागरिकता मतलब आप नागरिक कहाँ के हो? सिर्फ भारत के। आप किसी दूसरे देश के यदि नागरिक बनना चाहते हो तो आपको भारत की नागरिकता क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। आप दो देश के नागरिक नहीं बन सकते। लेकिन अब आपने क्वेश्चन देखा होगा, कई लोग विदेशों में कई सालों से काम कर रहे हैं, कई चीज़ें हो रही, तो वो क्या हो जाते हैं, वो उसमें कॉलम आता है, आपने सुना होगा, पिक्चरों में देखा होगा, ज़्यादातर साउथ की पिक्चरों में, है ना, लड़की वाले एनआरआई लड़का ढूंढते हैं, ढूंढते हैं ना, कि भाई एनआरआई होगा तो हम शादी करेंगे उससे। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेसिडेंस इंडियन। आपकी कहीं जॉब लग रही है, ठीक है, आप किसी प्रोजेक्ट पे किसी विदेश जाके काम करते हैं, तो ये क्या होता है? एनआरआई। इनको भारत में वोट डालने का अधिकार होता है। क्या होता है? जैसे भाई आप विदेश में काम कर रहे हैं, इंडिया में चुनाव है, तो आप इंडिया में आके क्या कर सकते हैं? वोट डाल। आपको इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार होता है, आपको इंडिया में इन्वेस्ट करने का अधिकार होता है। लेकिन यदि आपने वो छोड़ दिया, भारत की क्या छोड़ दी? नागरिकता छोड़ दी, तो आप भले ही भारतीय यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन आपको भारत में वोट डालने का अधिकार क्या होगा? नहीं होगा। तो अब इसमें ये जो एकल और दोहरी नागरिकता, इसमें एक हमारा क्या आता है? एनआरआई आता है। अब ये नागरिकता जो है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक सर्वे हुआ था 2021 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। 2021 में 1.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता को क्या किया था? ये सबसे कम आंकड़ा है कोविड के कारण, नहीं तो ये मान के चलिए कि हर साल 2 लाख लोग भारत की नागरिकता क्या कर रहे हैं? अच्छा, क्यों क्यों छोड़ रहे हैं? रीजन क्या है भाई, क्यों छोड़ रहे हैं नागरिकता? मतलब वो विदेश में बस जाना चाह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, ब्राजील में रह रहे हैं। अरे ठीक है, एनआरआई बन के भी रह सकते हैं ना, मना थोड़ी किया है, वहां पर आप वीजे पे रहिए। अच्छा, वीज़ा लगता है इसलिए। देखो क्या है, ये डिमांड देश में काफ़ी समय से लोग कर रहे हैं कि भारत में डुअल सिटीजनशिप कर देना चाहिए। तो हम भारत छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन नियम इतने कठोर हैं, चीज़ें इतनी हैं कि हमको क्या करना पड़ता है? भारत की नागरिकता को मजबूरी छोड़ना पड़ा है। जैसे मान लो एक इसराइल का व्यक्ति, सॉरी भारत का व्यक्ति एक इसराइल में रह रहा है, ठीक है, रह रहा है। अब उसको इसराइल से अमेरिका जाना है 1 महीने के लिए, भाई कहाँ है? तो उसको भारत से भी परमिशन लेनी पड़ेगी और अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अब वो बोल रहा है कि यहाँ भारत का क्या काम?
भाई मैं इसराइल से अमेरिका जा रहा हूँ, भारत तो अलग है, लेकिन है वो भारतीय नागरिक, तो पहले उसको भारत से भी कि मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैं वहाँ पर फिर अमेरिका से कि भैया मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। तो ये सब चीज़ों में नाक चल रही कि भारत को क्या कर देनी चाहिए। कुछ हद तक जब पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू किया था, है ना, याद हो तो प्रतिवर्ष 9 जनवरी को हम मनाते हैं, है ना, पहला प्रवासी भारतीय दिवस नई दिल्ली में मना था। तो उन्होंने शुरुआत करी थी, कुछ फ्लेक्सिबल करे थे नियम, कुछ एक थोड़ी सी दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान कर दिया था, लेकिन पूरी तरीके से हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता क्या है, नहीं है। तो 1.25 लाख लोग ने छोड़ा 2021 में, तो उसमें से सबसे ज़्यादा नागरिकता ली थी अमेरिका की। लगभग 1.25 लाख लोगों में से 75,000 लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली थी, 25,000 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ली, बाकी 2,000 3,000 इस टाइप के लोगों ने, किसी ने ईरान की ले ली, किसी ने इराक की ले ली। 42 लोग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ली थी। कितने, मतलब भारत छोड़ के कहाँ रहने चले गए, ऐसे भी लोग थे, है ना। तो ये सब होती है क्या, नागरिकता। तो आर्टिकल नंबर 5, और एक चीज ध्यान रखना, मूल संविधान में नागरिकता की डेफिनेशन कहीं भी नहीं दी है, नागरिकता की परिभाषा कहीं नहीं दी है। आर्टिकल नंबर 5 में क्या लिखा है, आर्टिकल नंबर 5 में लिखा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता क्या होगी, मतलब बात को समझ रहे हो, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता क्या होगी, ये आर्टिकल नंबर किस में लिखा है, 5 में लिखा है। 6 में क्या लिखा है, 6 में लिखा है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो उनके लिए स्पेशल नियम है, जैसे कोई व्यक्ति पाकिस्तान का व्यक्ति है और वो भारत आना चाह रहा है, तो पाकिस्तान का व्यक्ति यदि भारत आके नागरिकता लेता है तो उसके संबंध में क्या नियम रहेंगे, ये किस में दिया है, 6 में। 7 में दिया क्या है कि जो व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान, जैसे अभी 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से कितने लोगों ने छोड़ा, 42, तो ये 42 लोग जो भारत से पाकिस्तान गए, तो ये किस इनके लिए कुछ क्या नियम है, इनके लिए अलग नियम है। फिर 8 में कुछ बातें दी है, 9 में दिया गया है क्या, नागरिकता का बने रहना, कि नागरिकता कैसे बनेगी। भाई 11 में क्या दिया है आपका, कि संसद नागरिकता के संबंध में क्या करेगी, कानून बना सकती है। तो ऐसे 5 से लेके 11 तक में क्या दी गई है, नागरिकता दी गई। अब इसमें एक चीज हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 5 से 11 में तो हमारी नागरिकता है, ठीक है। हाँ, अब नागरिकता वाला जो चीज है, इसमें हम एक चीज और ये देखें कि क्या हम हमारे देश की नागरिकता कैसे ले सकते हैं। भाई आपके पास कैसे है नागरिकता, आप भारत के नागरिक हो, कैसे हैं, तो इसके लिए एक अधिनियम बना था, ठीक है। उस अधिनियम का नाम क्या था, कई बार एग्जाम में आया है, वो था पहला नागरिकता अधिनियम। क्या नाम था उसका, पहला नागरिकता अधिनियम। ये कब बना था, 1955 में। फर्स्ट नागरिकता एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट कब बना, 1955। इसके तहत, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, इसके तहत यदि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए तो वो 5 तरीके से भारत की नागरिकता ले सकता है। कितने तरीके से, 5 तरीके से। जन्म से, आप लोगों के पास बाय बर्थ है, मेरे पास भी क्या है, बाय बर्थ है। रक्त संबंध के आधार पर ले सकते हैं कि भाई आपके पुराने पूर्वज भारत के रहे हो तो आप ले सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ले सकते हैं, जैसे कि भाई कितने फिल्म स्टार इस समय इंडिया में काम कर रहे हैं जो विदेशी हैं, उनको इंडिया अच्छा लग गया, कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन करा के कि भाई हम। लेकिन ऐसे ही नहीं मिल जाएगी कि भाई कल कोई अमेरिका से व्यक्ति आया और आने के बाद दूसरे दिन ही अप्लाई कर दिया, उसको कुछ समय इंडिया में रहना पड़ेगा, उसको कुछ समय क्या करना पड़ेगा, इंडिया में रहना पड़ेगा। इंडिया में एक प्रूफ होगा, उसका देखा जाएगा कि कितना कोई क्रिमिनल माइंडेड तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, तब जाके उसका क्या होगा, उसको परमिशन मिलेगी। अच्छा, अभी जैसे तुमने देखा होगा कुछ टाइम पहले अफगानिस्तान में वो हुआ था, तालिबानियों का प्रोटेस्ट हुआ था ना, तो कई अफगानी लोग अमेरिका भाग गए थे। अब अमेरिका वो भागे थे, तो उन्होंने अमेरिका की नागरिकता के लिए अप्लाई किया, तो अमेरिका उनको 2 साल तक नागरिकता नहीं देगा। अमेरिकी नागरिक ने क्या किया, 70,000 के आसपास कुछ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 70,000 के आसपास कुछ लोग अमेरिका भागे थे। तो अमेरिका क्या कर रहा है, उनको एक अलग से रख रहा है, शहर से बाहर एक शहर बसा दिया उसने, वहाँ पर 2 साल तक उनका पूरा ऑब्जर्वेशन होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, उनके उसमें से सिलेक्ट किए जाएंगे और उनको फिर क्या दी जाएगी, सिटीजनशिप। अच्छा, अब इसमें एक चीज और ये आ रही है कि यदि मान के चलो संविधान में कहीं ऐसा लिखा है क्या कि हम हमारे जमीन को किसी दूसरे देश को दे सकते हैं, ऐसा है क्या, हम किसी जमीन को दे सकते हैं या किसी दूसरे देश की जमीन हम ले सकते हैं। अब जैसे ये जो पीओके है, ठीक है, ये जो पीओके है, ये पीओके किसके पास है अभी, अब ये पीओके हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते,
या तो वो पाकिस्तान बेच दे, हमारे पास पैसा तो हम खरीद लेंगे, या हम उस पर क्या करें, युद्ध करके कब्जा कर लें। तो ऐसे ही हम हमारी ज़मीन यदि वेस्ट हो रही है या कोई काम की नहीं है और दूसरा देश उसको मांग रहा है, तो हम उसको दे सकते हैं कि नहीं। एक घटना घटित हुई है, उसका नाम क्या था बेटा, बेरूबारी। एक जगह थी, क्या नाम थी, ये बेरूबारी जगह 1960 में पाकिस्तान को दी गई। लेकिन इसके समय में क्या था, बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था। क्या हुआ था इसके समय में, बड़ा कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न क्या हुआ भाई, 1960 में बेरूबारी मांग रहा था कौन, पाकिस्तान। अब राष्ट्रपति, देखो ये जो संविधान होता है, संविधान का संरक्षक कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। संरक्षक मतलब उसकी देखभाल करने वाला। अब राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट महोदय आप ये बताइए कि ये बेरूबारी संविधान, मूल संविधान में कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या कि हम हमारी कोई जमीन का हिस्सा किसी दूसरे हमारे पड़ोसी देश को दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बोले प्रेसिडेंट सर, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम हमारी कोई ज़मीन किसी को दे दें। तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि अब कैसे इस मामले को निपटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम एक चीज़ हम कर सकते हैं, क्या, संविधान में संशोधन। मूल संविधान बनाने वालों ने कहीं नहीं लिखा था ये, लेकिन हम संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन। तो 1960 में एक संशोधन किया जिसका नाम क्या था, 9वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन, 9वां संविधान संशोधन। और इस 9वें संविधान संशोधन में क्या हो गया था, 9वां संविधान संशोधन के तहत बेरूबारी जो जगह थी किसको दे दी, पाकिस्तान को दे दी। और ऐसे ही हम क्या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ले सकते हैं। हम मतलब किसी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से मतलब नहीं, हम किसी भी एक जगह को कोई बेचना चाहे, हम खरीदना चाहें। जैसे अभी कुछ समय पहले देखा होगा, चाइना उसमें सॉरी श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो उसने जिस जिस देशों से कर्जा लिया था पैसा, उसने क्या किया था भाई, उससे चीज़ें मांग ली, है ना। हमने सुना था शायद चाइना पोर्ट मांग रहा है उससे, है ना। तो ये सब चीज़ें मांग सकते हैं भाई, आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो वो आपकी से क्या करेगा, ज़मीन मांग लेगा। तो ऐसा फिर क्या हुआ, बेरूबारी हमने किसको, इस कारण से नहीं दिया था कि हम पैसा नहीं दे रहे, हमारे कोई और दूसरे रीजंस रहे होंगे। तो बेरूबारी किसको दे दिया 1960 में, मतलब हम कोई जगह किसी भी दूसरे देश को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, अगला। इसके बाद हमने क्या देख लिया, नागरिकता हो गई। और नागरिकता के बाद हमारा कॉलम क्या था, अगला अगला टॉपिक क्या था हमारा, नागरिकता के बाद क्या पढ़ा था हमने, ये तो हमारी विशेषता है, फंडामेंटल राइट्स। पहला, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। और जेवीपी कमेटी कब बनी थी, 1949 में। अच्छा, एक चीज़ और आप मुझे बताओ कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो क्या पूरा देश जो आज हमारा है वैसा उस समय भी वैसे ही था क्या, बात को समझ रहे हो हैं? कुछ चीज़ें बाद में देश आज़ाद होने के हमारे देश में शामिल की गई। जैसे बात करें तो किसकी, गोवा की। किसकी बात करें, गोवा। गोवा किसके कब्जे में था, हम जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे ना इतिहास में, तो आधुनिक भारत में हमारे देश में अंग्रेजी नहीं आए थे। अंग्रेजों के अलावा हमारे देश में क्या पुर्तगीज भी थे, फ्रांसीसी भी थे, डैनिश भी थे, और क्या थे, डच भी थे। तो गोवा किसके पास था। भारत में तंबाकू को इंट्रोड्यूस किसने कराया, पुर्तगीज ने। भारत में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किसने कराया, पुर्तगीज ने। भारत में आलू किसने बताया कि आलू होता है, पुर्तगीज ने। मक्का किसने बताया, अमेरिका ने। अमेरिकन ने बताया कि मक्का ये होता है। तो गोवा किसके पास था, पुर्तगाल। एक और जगह आज भी हमारे भारत में जिसको, जो केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी किसके पास था, फ्रांसीसी भी हमारे देश में आए थे ना, तो पौंडीचेरी किसके पास था, फ्रांसीसियों के पास। इसके बाद एक और आएगा सिक्किम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सिक्किम, है ना। ये कैसे भारत में आया, क्यों आया, इसको हम समझ लेंगे। तो गोवा जो था उसको 1960 या 1962 के आसपास क्या किया, भारत में शामिल किया। मतलब 19, हमारा देश तो 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन 1962 तक गोवा किसके पास रहा, 1954 तक पौंडीचेरी किसके पास रहा, किसके पास रहा, हाँ, फ्रांसीसियों के पास। और सिक्किम, सिक्किम में एक राजा का शासन हुआ करता था, कौन से वंश का, चोंग्याल वंश का। कौन से वंश का राजा था वो। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, सिक्किम को देखो, इस चीज को ध्यान रखो। गोवा कब हुआ आपका, 1960 1962 के आसपास। पौंडीचेरी कब हुआ, 1954 में। सिक्किम को भारत में मिलाया कब, 1975 में। कब मिलाया। अब इसमें भी कोई ना कोई संविधान संशोधन करना पड़ा होगा। जैसे भाई देखो, गोवा और पौंडीचेरी के लिए भी संविधान संशोधन करना पड़ा था, है ना। शायद 14 नंबर का था, है ना।
और सिक्किम के लिए भी एक संशोधन करना पड़ा जो था 35 नंबर का, और कौन से नंबर का, 36। अब इसमें एक चीज तुम ध्यान रखना, 35 और 36 में क्या है, देखो 35 और 36 में कंफ्यूज नहीं होना। 35 में क्या किया था संविधान संशोधन करके, सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था, और 36 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन आता है एग्जाम में कि सिक्किम को भारत में कब मिलाया, सॉरी सिक्किम को भारत में कब मिलाया, 1975। सिक्किम को भारत में कौन सा संविधान संशोधन करके मिलाया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया, तो ये किस संशोधन द्वारा दिया था, 36। 35 और 36 इस चीज को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो था हमारा क्या था, हमने क्या देखा, सिटीजनशिप को देखी। अब सिटीजनशिप में भी क्या है बेटा, कई सारे एक्ट हैं। जैसे 1955 में कितने तरीके से ली जा सकती है, पहला नागरिकता अधिनियम कब बना था, इस चीज को ध्यान रखना है, 1900। और अंतिम नागरिकता संशोधन कब हुआ था, भाई संशोधन हो सकते हैं ना, पहला तो 1955 में बना, सुनो पहला कब बना, फिर 1986 में बना, ऐसे कई बने, लेकिन आखिरी संशोधन हुआ था कब, 2019 में। तुमने वो चीज अगर न्यूज वगैरह में सुनी होगी, एक क्या, एनआरसी और सीएए, है ना, इसको हम कल की क्लास में देखेंगे, किसको, एनआरसी को और सीएए को, कि एनआरसी क्या है और सीएए क्या है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सीधा सिंपल, क्या पहला संशोधन कब हुआ, 1955। एक क्वेश्चन आता है कि 1905 नागरिकता के अधिनियम के तहत नागरिकता कितने तरीके से ली जा सकती है, 5 तरीके से। अंतिम क्या हुआ, 2019। तो ये एनआरसी क्या है, सीए क्या है, तो हम किसको देखेंगे, ये कल की क्लास में बैठेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।